नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बांदा में महान वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। बांदा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर शामिल रहे। बांदा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रानी की प्रतिमा का अनावरण इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहे। रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। बांदा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। तस्वीरें बांदा से हैं, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उन्होंने यहां रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहे, जहां उन्होंने स्वच्छता कर्मियों, गंगा सेवा दूतों और नाविकों को किट, लाइफ जैकेट और स्वच्छता मित्र सुरक्षा बीमा योजना के सर्टिफिकेट प्रदान किए, जिसमें स्वच्छता कर्मी और नाविक अति उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि इस बार महाकुंभ की तैयारियां जितनी वृहद और भव्य हो रही हैं, वैसी पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने सीएम योगी का आभार भी जताया कि उन्होंने इस आयोजन से पहले उनकी चिंता की और विभिन्न सरकारी योजनाओं से उन्हें लाभ दिलाने की पहल की। इसी तरह मुख्यमंत्री के हाथों सुरक्षा बीमा सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अवधेश कुमार ने बताया कि सीएम योगी के हाथों से बीमा प्रमाण पत्र पाकर बहुत उत्साहित हूं। मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं, जिन्होंने हमारे लिए महाकुंभ को यादगार बना दिया। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी और एडीसीपी हृदेश कठेरिया के पर्यवेक्षण में एसीपी राजीव कुमार गुप्ता द्वारा थाना फेज 3 व थाना सेक्टर 63 क्षेत्र के अंतर्गत फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। उनके द्वारा संबंधित को निर्देशित किया गया कि संदिग्ध प्रतीत हो रहे वाहनों और व्यक्तियों को रोककर उनकी चेकिंग की जाए तथा नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्रों से सामने आई, जहां पुलिस ने फुट पेट्रोलिंग की। पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का जायजा लिया। गौतम बुद्ध नगर थाना नॉलेज पार्क की पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया है। बता दें कि आरोपी ने जेवर से परी चौक जा रही बस में एक व्यक्ति को गोली मार फरार हो गया था, जिसका इलाज फिलहाल जारी है। दोनों के बीच जमीनी विवाद के कारण आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने हत्या के प्रयास में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नंबर 42 3A बनी माननीय
लेकिन आप सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है। आप उनके मुद्दे उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अभाव को उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त दिया और दूंगा, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर इस देश का कोई संबंध नहीं है, उन पर चर्चा करने के लिए नियम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठें। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देंगे, हर विषय पर देंगे, लेकिन ये गतिरोध का तरीका ठीक नहीं है। संविधान की 75 वर्ष के अंदर संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, असहमति सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था। आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर दें, मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सुरक्षा, स्वच्छता मित्रों और गंगा सेवा दूतों के लिए 237 करोड़ रुपए से ज्यादा के उपकरण और विकास परियोजनाओं का अनावरण हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं का अनावरण किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के लिए जो विभिन्न योजनाओं का यहां पर शुभारंभ हो रहा है और उसके साथ ही यहां पर स्वच्छ कुंभ के लिए स्वच्छाग्रहियों, सफाई कर्मियों को यूनिफॉर्म किट, नाविकों को लाइफ जैकेट का वितरण होने के साथ ही कुल 20,000 लाभार्थियों को प्रयागराज कुंभ की दृष्टि से यहां पर यूनिफॉर्म किट और लाइफ जैकेट वितरण के इस बड़े कार्यक्रम के साथ आज हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही इन 15,000 जो लाभार्थी हैं, इन्हें यहां पर स्वच्छ कुंभ कोष के अंतर्गत उन्हें बीमा प्रमाण भी जीवन रक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा का कवर देकर के उन्हें सुरक्षा बीमा का कवर देने का कार्यक्रम भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। यहां पर जिला प्रशासन और यहां के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनके साथ एमओयू का कार्यक्रम भी अभी यहां पर संपन्न हुआ और इसके साथ ही स्वच्छता उपकरणों को टीपर, कॉन्ट्रैक्टर आदि का यहां पर फ्लैग ऑफ किया गया, जो लगभग 50 करोड़ से ऊपर की है। और फायर टेंडर, जल पुलिस, रेडियो और यातायात उपकरणों को भी यहां पर आज विभाग को प्रदान किया गया। यह लगभग 175 करोड़ रुपए की है। आज के इस अवसर पर डिजिटल कुंभ की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गूगल के साथ में एमओयू भी यहां पर संपन्न हुआ है। इन सभी कार्यक्रमों को समेटते हुए दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी प्रयागराज के महाकुंभ के आयोजन के नियोग स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मी, स्वेच्छाग्रही, सभी हमारे यहां पे नागरिक और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए जितने भी कार्मिक हैं, इन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए इन्हें मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रयागराज का कुंभ
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज को एक वैश्विक छवि के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। एक भव्य, एक दिव्य कुंभ हो। कुंभ भी स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रतीक बन सकता है। कुंभ के माध्यम से आने वाला हर व्यक्ति एक सुकून महसूस करके असीम आध्यात्मिक शांति की अनुभूति करता हो। यह दृश्य देखने को मिला था 2019 के प्रयागराज कुंभ में, और प्रयागराज कुंभ के उस कार्यक्रम की परिणति थी कि स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने वाले स्वच्छता के कर्मियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके पाद प्रक्षालन के माध्यम से उस समय संदेश दिया था कि वास्तव में स्वच्छ कुंभ की नींव और उसके आधारशिला कोई है, ये सफाई कर्मचारी हैं, इनका सम्मान होना चाहिए और उनका अभिनंदन होना चाहिए। बहनों भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रयागराज के दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रयागराज भगवान ने, देवी माता भगवान ने, मां गंगा ने हम सबको यह अवसर दिया है कि हम सभी लोग मिलकर के इस भव्य और दिव्य आयोजन में सहभागी बनकर के देश और दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयागराज की महत्ता के बारे में भी बताएं। इस पौराणिक और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के माध्यम से प्रयागराज उत्तर प्रदेश और भारत की इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छाप दुनिया के मंचों पर दें। अगर यह सौभाग्य हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का प्राप्त हुआ है तो जरूर पूर्व जन्मों के पुण्य का ही ये प्रताप है कि जो अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। और इसीलिए इसकी पूरी तैयारी चल रही है। हम प्रातः काल से ही प्रयागराज के अंदर अलग अलग स्थानों पर जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसकी तैयारी में जुटे हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में जो 6 प्रमुख स्नान होने हैं, जिनमें 3 शाही स्नान पड़ेंगे और 6 स्नान होने हैं पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति यह शाही स्नान भी पड़ेगा मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या शाही स्नान पड़ेगा 29 जनवरी को, बसंत पंचमी शाही स्नान पड़ेगा 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। 26 फरवरी को और उसके उपरांत फिर से हम आप सभी का अभिनंदन करने के लिए यहां पर फिर आएंगे। जब भव्य और दिव्य कुंभ की परिकल्पना को तब सम्मान देने के लिए आएंगे और फिर उसकी अलग से घोषणा भी करेंगे। लेकिन इस बार कुंभ का क्षेत्र बढ़ाया गया है। जो पहले 1800 हेक्टेयर हुआ करता था वह बढ़कर के 2000 हेक्टेयर हुआ, फिर 2500 हेक्टेयर हुआ, अब 3200 हेक्टेयर कुंभ में हुआ था। इस कुंभ में हम चले गए 4000 हेक्टेयर के विस्तृत विभाग में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। जब प्रयागराज के पावन धरा पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस 136वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ और अपने इन युवा साथियों को उनकी उपाधि प्रदान करने
के अवसर के साथ ही हिंदी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए श्री कुमार विश्वास को विशेष मानव कार्य से भी सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी ऊर्जावान युवा साथियों को और डॉक्टर कुमार विश्वास को हृदय से बधाई देता हूं। इन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है और एक लंबे समय तक जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस देश को उच्चतम स्तर से लेकर के जीवन के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने के लिए एक ऊर्जावान पीढ़ी में प्रदान किया। सार्वजनिक जीवन में सेवा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र रहा हो, उत्कृष्टतम वैज्ञानिक होने का हो, देश की न्यायिक सेवाओं में उच्चतम न्यायालय से लेकर के जनपद न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की लंबी श्रृंखला देने का कार्य रहा हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें एक समय चाहे वह प्रशासन का हो, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी पर प्रतिनिधित्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय करता हुआ दिखाई देता था। लेकिन समय की गति होती है और जैसे कि यहाँ के कुलपति जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में इस बात का उल्लेख किया, क्या कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस बात का चिंतन किया कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या हम समय के प्रवाह के साथी बन पाएंगे? क्योंकि कालचक्र को किसी का इंतजार नहीं करेगा, उसकी गति तो निरंतर चलती रहेगी और अगर हम उस गति से 10 कदम आगे बढ़ करके चलते हैं तो समाज, देश और दुनिया हम सब का अनुसरण करते हैं और अगर हम उससे पीछे हैं तो हमें कुछ न कुछ होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कि व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपनी गति को समय के प्रवाह के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और उसको अपना अनुसरण करने के लिए मजबूर कर रहा है या फिर उसको पिछड़ों बन करके अपने को पिछड़ा घोषित करना है। और कहीं न कहीं इसी द्वंद्व का शिकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहीं अवश्य बना होगा। लेकिन इन सभी विपरीत परिस्थितियों और झंझावातों के बीच भी इस विश्वविद्यालय ने चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करते हुए आज फिर से उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की अंतर्वेदना को महसूस किया है और फिर से अपने पुरातन गौरव को स्थापित करने की जो तड़प है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने पुरातन गौरव को अवश्य प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां पे कुछ बातें देखना, जब यहां पे
विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति दीक्षांत उपदेश दे रहे थे। मित्रों, जब हम लोग दीक्षांत उपदेश की चर्चा करते हैं, क्योंकि दीक्षा का यह दीक्षा का अंत नहीं है, एक नूतन शुरुआत होती है, और एक नूतन शुरुआत एक नए जीवन में प्रवेश करने की। और ये पहली बार नहीं है। हमारा देश तो भारत है, इसका मतलब ही है ज्ञान में वक्त रहने वाला देश। ये प्रयागराज है, दुनिया की सबसे प्राचीन गुरुकुल इसी प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के द्वारा स्थापित की गई थी। उच्च शिक्षा का केंद्र कैसे होना चाहिए, प्राचीन भारत में दुनिया को दिखाया था। याद करिए, आज से 3500 वर्ष से पहले और 5000 वर्ष के बीच का वह कालखंड, जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ के रूप में भारत की ऋषि परंपरा ने उपनिषदों की रचना की होगी, और उसी उपनिषद की कुछ पंक्तियां हमारे गुरुकुल में दीक्षांत उपदेश के रूप में अंगीकार की गई, जिसे हम तैत्तिरीय उपनिषद के रूप में बोलते हैं कि सत्यम वद धर्मम चरा स्वाध्यायान्नां प्रमदः सत्यान् प्रमाणितव्यम् धर्मान् प्रमितव्यम् कुशलान् प्रमितव्यम् बुद्धेन प्रमितव्यम्। इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए देवपुत्री कार्याभ्याम न प्रभुतभ्यम मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ये तैत्तिरीय उपनिषद का दीक्षांत उपदेश है, जो हमारे गुरुकुलों में आज से नहीं हजारों वर्षों से अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद एक नए जीवन में प्रवेश करने वाले छात्र को प्रदान किया जाता है। यानी कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में परमात्मा करना, सत्य से न हटना, धर्म से न हटना, कुशल कार्य में परमात्मा करना, महान बनने के अवसर से वंचित न रहना, माता पिता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।